नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना ने नगर के सरस्वती शिशु मंदिर पर असंवैधानिक तरीके से फीस वसूली का आरोप लगाते हुए विद्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। सोमवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल की युवा इकाई ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर किया जबरदस्त प्रदर्शन। सोमवार को मुजफ्फरनगर में जामिया नगर के लोगों ने क्षेत्र में गंदगी व जल भराव की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन। सोमवार को मुजफ्फरनगर में 102 व 108 एम्बुलेंस पर कार्यरत चालक अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर गए हड़ताल पर। सोमवार को संभलेड़ा शिव मंदिर में हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन कर 3 युवकों की कराई हिंदू धर्म में वापसी। सोमवार को मुजफ्फरनगर की जानसठ पुलिस ने क्षेत्र में विगत 15 जुलाई को हुई हत्या के मामले में आरोपी को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। सोमवार को श्रावण मास का पहला सोमवार होने के कारण नगर के शिव चौक पर लगा श्रद्धालुओं का तांता। सोमवार को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जनपद के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया देश के वीर शहीदों को नमन। सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा रेलवे रोड स्थित रैन बसेर के पुनर्निर्माण हेतु नगरपालिका ईओ को किया गया निर्देशित। सोमवार को बहला जैन मंदिर की प्रबंध समिति के महासचिव पद हेतु मतदान का आयोजन। कौशाम्बी के सिराथू का महाकालेश्वर मठ, जहां की जाती है खंडित शिवलिंग की आराधना। सोमवार को मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर के केशवपुरी में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय की प्रबंध समिति पर बच्चों से जबरन फीस वसूली का आरोप लगाते हुए विद्यालय के बाहर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया। संगठन कार्यकर्ताओं का आरोप था कि विद्यालय द्वारा बच्चों से असंवैधानिक तरीके से फीस वसूली जा रही है। वह जो बच्चे फीस दे पाने में असमर्थ हैं, उन बच्चों की टीसी भी विद्यालय द्वारा नहीं दी जा रही है, जिस कारण वे बच्चे अन्यत्र प्रवेश नहीं ले पाने के कारण शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। संगठन पदाधिकारियों का कहना था कि आरएसएस जैसे संगठन द्वारा संचालित इन विद्यालयों में भी हिंदू छात्रों का उत्पीड़न होना बड़े ही शर्म की बात है। वह यदि इन विद्यालयों के साथ साथ अन्य विद्यालयों ने भी लॉकडाउन अवधि के समय की फीस माफ नहीं की तो संगठन कार्यकर्ता इन सभी विद्यालयों की तालाबंदी करने हेतु मजबूर होंगे। आज क्रांति सेना के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर केशवपुरी में धरना दिया जा रहा है। क्रांति सेना को सूचना प्राप्त हुई थी कि ये लोग जिन लोगों की फीस जमा नहीं हुई लॉकडाउन में, उन लोगों की ना टीसी दे रहे हैं और नहीं रिजल्ट दे रहे हैं। इसके अलावा जिन बच्चों की पहले फीस माफ़ थी कुछ लोगों की, तो लॉकडाउन के बाद उनकी फीस भी ये लोग जबरन मांग रहे हैं। तो इन्हीं के विरोध में आज हमने धरना देना शुरू किया है। जैसे हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ कई सारे हमें पीड़ित बच्चे भटकते नजर आए, जिन्होंने बताया कि हम महीनों से चक्कर काट रहे हैं, परंतु हमने पूरी फीस जमा कर रखी है, मात्र 2 महीने की हमारी फीस रुकी हुई है। उसके बाद भी उन्हें इन्होंने टीसी नहीं दी। आज हमारा धरना शुरू होने के बाद में उन बच्चों की इन्होंने टीसी दी। और ये बड़ी शर्म की बात है कि आरएसएस जैसी बड़ी संस्था जो हिंदू की एक अच्छी संस्था मानी जाती है और सरस्वती शिशु मंदिर जो हिंदुओं के दान से स्कूल चलते हैं, उसके बाद भी यहाँ हिंदू छात्रों का इस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, बड़ी शर्म की बात है। और क्रांति सेना चेतावनी देती है कि अगर इन सभी स्कूलों ने, इनके साथ साथ जो बड़े बड़े सीबीएसई स्कूल हैं, इन्होंने भी छात्रों की लॉकडाउन की फीस माफ नहीं करी तो क्रांति सेना इन सब पर तालाबंदी कर देगी। वहीं इस पूरे मामले में विद्यालय प्रधानाचार्य का कहना था कि संगठन द्वारा इस विषय में विद्यालय प्रबंध समिति से कोई चर्चा नहीं की गई। वह यदि इस तरह का कोई मामला था तो उसका मिल बैठकर हल निकाला जा सकता था, परंतु संगठन द्वारा एक विद्यालय के बाहर इस तरह का धरना प्रदर्शन करना किसी भी दशा में सही नहीं है। नहीं, एक्चुअल में ये आए, इसके बारे में इन्होंने कोई भी यहाँ पर जानकारी नहीं दी। पहले तो बात यह है कि किसी भी संस्था में अगर कोई इश्यूज होता है तो उसके लिए सबसे पहले नियम ये कहता है कि आप आके बात करें। प्रधानाचार्य से अगर वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही तो उसके ऊपर मान्य प्रबंध समिति होती है, उनके पास जाते हैं, उसके पश्चात फिर ये कार्यक्रम होता है। परंतु ये एक तरफा ये आकर सीधे बैठे, अब वो वही जानते हैं कि वो क्यों बैठे। तो कह रहे हैं कि आप लोगों के द्वारा लॉकडाउन की फीस जबरदस्ती वसूली जा रही है? नहीं, जबरदस्ती नहीं वसूली जा रही, जो अभिभावक दे रहे हैं उनसे ली जा रही है। अभी भी विद्यालय के द्वारा जो भी शुल्क लिया जाता है वो नियमानुसार लिया जाता है, नियम से परे कुछ नहीं, क्योंकि ये वैधानिक संस्था है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते किसी वैधानिक संस्था में किसी भी प्रकार का कोई अवैध वसूली होती है, तो ये संभव ही नहीं है।
सोमवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल की युवा इकाई द्वारा देश में तेजी से बढ़ती पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत व अन्य खाद्य पदार्थों की महंगाई को लेकर नगर में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। सोमवार को प्रातःकाल से ही राष्ट्रीय लोकदल के सर्कुलर रोड स्थित कार्यालय पर कार्यकर्ता इकट्ठा होना शुरू हो गए थे तथा लगभग 12 बजे सभी कार्यकर्ता कार्यालय से महावीर चौक होते हुए एक जुलूस की शक्ल में कचहरी की ओर रवाना हुए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के मद्देनजर प्रकाश चौक पर जबरदस्त बैरिकेडिंग करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को प्रकाश चौक पर ही रोकने की व्यवस्था की गई थी तथा कार्यकर्ताओं से वार्ता हेतु प्रशासन के आला अधिकारी भी प्रकाश चौक पर ही मौजूद थे। जब राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता प्रकाश चौक पर पहुंचे तो प्रशासन द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को प्रकाश चौक पर ही रोक लिया गया तथा राष्ट्रीय लोकदल पदाधिकारियों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर उन्हें प्रकाश चौक पर ही ज्ञापन सौंप दिया गया। प्रदर्शन के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लोकदल युवा इकाई के जिला अध्यक्ष श्री विदित मलिक व सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह ने बताया। विदित मलिक, जिलाध्यक्ष युवा लोकदल। बढ़ती महंगाई को लेकर आज हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष के निर्देशन पे, चौधरी जैन जी के निर्देशन पे, आदेश पे आज सभी जिलों में महंगाई को बढ़ते हुए जिलाधिकारी के बेरोजगारी के बढ़ते हुए जिलाधिकारी द्वारा महामहिम को ज्ञापन दिया गया। आपको कलेक्ट्रेट जाना नहीं था, पहले बैरिकेडिंग करके रोक देगा। इस जिले में प्रशासन अपनी हठधर्मिता पे है। हम आज पहला सोमवार है, सावन का महीना शुरू हो गया है, भोले के भड़कत है, इसलिए हम प्रशासन से टकराव नहीं चाहते और हमने यही इसीलिए ज्ञापन दे दिया। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से आज एक विरोध प्रदर्शन करते हुए बढ़ती हुई महंगाई के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा ज्ञापन का कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित नहीं था और उनके द्वारा ये कहा गया कि हम अपना ज्ञापन कलेक्ट्रेट में देना चाहते हैं, तो उनको अनुरोध करके उनका ज्ञापन प्रकाश चौक पर लिया गया और प्रकाश चौक पर ज्ञापन लेने के पश्चात सभी लोग वहाँ से सकुशल शांतिपूर्वक वापस हो गए। सोमवार को मुजफ्फरनगर में शहरी क्षेत्र के वार्ड 46 के लोगों ने अपने वार्ड में फैली गंदगी को लेकर जमकर प्रदर्शन करते हुए इस गंदगी से निजात दिलाने की गुहार नगर पालिका प्रशासन से लगाई है। हम अपने दर्शकों को बताने चाहते हैं कि शहर में जामिया नगर का क्षेत्र नगर पालिका के वार्ड 46 के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि क्षेत्रीय वार्ड सभासद वार्ड की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है, जिस कारण वार्ड में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे होने के साथ साथ जल भराव की समस्या ने भी विकराल रूप धारण कर रखा है और बरसात का मौसम होने के कारण इन समस्याओं के चलते वार्ड में संक्रामक रोग फैलने का खतरा मंडरा रहा है। क्षेत्रवासियों द्वारा अनेकों बार वार्ड सभासद का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने के बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं नगर पालिका द्वारा नगर के अधिकांश क्षेत्रों में तो जबरदस्त अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है, परंतु इस क्षेत्र की ओर अभी तक भी नगर पालिका अध्यक्षा का ध्यान नहीं गया है, जिस कारण क्षेत्र के लोगों ने इस क्षेत्र में भी सफाई व्यवस्था के साथ साथ जल निकासी की सुविधा बेहतर करने की गुहार नगर पालिका अध्यक्षा से लगाई है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक क्षेत्रवासी ने बताया। विरोध प्रदर्शन ये हो रहा है, आप देख सकते हैं, आपने खुद देखा है, आप तो चलकर आए, मेंबर साहब तो चलकर कभी आते हैं तो वो सूखे में आते हैं, बारिश में नहीं आते, वो कभी भीग जाए, कपड़े गंदे हो जाए उनके, ठीक है। यहाँ पर जो ये घर वाले हैं बेचारे परेशान हैं, नमाज के लिए भी नहीं निकल सकते, इतना पानी हो जाता है। समस्या ये आपने देखा है, पानी पूरा भरा रहता है, मच्छर इतना पैदा रहा है, बीमार बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, गंदगी हो रही है, तार लटके पड़े हुए हैं, कोई सुविधा नहीं है किसी कागज़ की, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, ये कोई सुविधा नहीं है, ठीक है, किसी चीज़ का लाभ नहीं मिल रहा है इन लोगों को। और जी ये जो कोविड-19 की वैक्सीन लग रही है अभी तक के, इसका भी यहाँ पर कोई वो नहीं कराया गया प्रबंध मेंबर साहब द्वारा, कोई भी ऐसा काम नहीं करा रहे हैं मेंबर साहब। 4 साल हो गए उनको। यहाँ पे कुछ काम अभी कराया, किसने कराया ये नालियों पे? ये नालियों पे देखिए, ईद में मैं आया अपने यार दोस्तों से मिलने में, यहीं पर रहता हूँ, ठीक है, तो मैंने देखा कि जो नमाजी थे उनके कपड़े गंदे हो रहे थे, तो मुझे बहुत हुआ। फिर मैंने सोचा कि भाई इतना तो हम इस लायक तो है कि इतना तो खुद करा सकते हैं कि पानी रोड पर ना फिरे, नमाजियों को जाने आने में दिक्कत ना हो, तो ये मैंने अपने से जेब से कराया है सब। सोमवार को पूरे प्रदेश में 108 व 102 एम्बुलेंस सेवा पर तैनात चालक अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर हड़ताल पर चले गए,
जिस कारण पूरे प्रदेश में गंभीर रोगियों को अस्पताल तक पहुंचाने हेतु उनके परिजनों को काफ़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर जनपद में कार्यरत एम्बुलेंस चालक भी अपनी गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट नगर के बराबर में स्थित सैटेलाइट ग्राउंड में खड़ी कर वहीं धरने पर बैठ गए। इन वाहन चालकों का कहना था कि इस सुविधा का संचालन एक प्राइवेट कंपनी द्वारा किया जा रहा था तथा कई वर्ष पूर्व जब इन लोगों को कार्य पर रखा गया था तो कंपनी द्वारा उन्हें 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर रिटायरमेंट तथा रिटायरमेंट के समय 7.5 लाख रुपए की राशि देने का वायदा किया गया था। लेकिन कुछ समय पूर्व अचानक ही कंपनी द्वारा लगभग 1000 चालकों को उनकी सेवा समाप्ति का नोटिस यह कहते हुए भेज दिया गया कि अब इस सेवा का संचालन दूसरी कंपनी द्वारा किया जाएगा, जो कि उनके साथ की गई सेवा शर्तों का सरासर उल्लंघन है। और इसी कारण से आज समस्त चालक अपने कार्य का बहिष्कार कर धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए कुछ एम्बुलेंस चालकों ने बताया। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राहुल कुमार, मैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में कार्यरत हूँ 108 एम्बुलेंस पे। तो आज आप लोगों का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या है मामला? ये धरना दरअसल हमारा इसलिए चल रहा है, एक प्राइवेट संस्था है GVK EMRI जिसके तहत ये गाड़ियाँ चल रही है, एम्बुलेंस संचालन कर रही है जो। और हमारा जो स्टाफ है, हमारे स्टाफ में 1200 लड़के ALS गाड़ी भी यही कंपनी संचालित कर रही थी। ALS वाले लड़कों के लिए घर के लिए लेटर भेज दिए गए कि आपकी सेवा ख़त्म होगी, आप अब घर जा सकते हो, गाड़ियों का संचालन दूसरी कंपनी करेगी। समस्या इस बात की है, जिस दिन हमारा कंपनी से टाई अप हुआ था, हम इसमें नौकरी लगे थे, तो हमें ये चीज़ बोली गई थी कि जिस दिन आप रिटायर होगे 7.5 लाख रुपये आपको उस दिन मिलेंगे। हुआ था भैया साहब अध्यक्ष जी रिटायरमेंट पर, रिटायरमेंट की उसमें अवधि भी दी गई थी कि आप 60 साल तक काम करोगे जब आपको रिटायरमेंट होगा। इस पश्चात इसके बीच में उन सबके लेटर भेज दिए गए। इस प्रस्ताव पे साइन वगैरह हुए थे? हाँ बिल्कुल, प्रस्ताव पर साइन हुए थे। आगे क्या कोर्ट का दरवाजा बराबर खटखटा रहे, कई बार पहले भी धरना प्रदर्शन हो चुका है। आज बराबर पूरे प्रदेश में संपूर्ण लोग इसका ये कर रखा है हमने धरना प्रदर्शन, और सभी गाड़ियाँ पूरे प्रदेश में कर दी गई हैं। और ये हमारी रणनीति रहेगी आगे की, जब तक हमारा मांग पूरी नहीं होगी सभी गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी यहाँ पे। सरकार से क्या अपील करना? सरकार से ये अपील है कि सरकार आँख खोल के इनकी तरफ को देख ले। अस्पताल के डॉक्टरों का भी वेतन बढ़ा रहे, सब काम कर रहे हैं जो कि कम काम कर रहे हैं। सबसे पहला काम कर रहे हैं, कोरोना काल में सबसे बढ़िया सेवा 108 एम्बुलेंस ने दी है। इसके बाद भी सरकार इनकी तरफ कोई विशेष रूप से ध्यान नहीं दे रही। मेरा नाम शरण सिंह भारती, मुजफ्फरनगर मीडिया प्रभारी। क्या समस्या है? देखिए साथियों, हमारे साथी थे 1000 कर्मचारी जो ALS पे कार्यरत थे। इस कंपनी ने 1000 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। हम चाहते हैं उन 1000 कर्मचारियों को हमारे 108 102 की बहुत सारी गाड़ियां हैं पूरे प्रदेश में जो चलती हैं उनमें समायोजित किया जाए। उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए, पहला पॉइंट हमारा ये है। दूसरी चीज़, हम कोरोना में हमारे साथियों ने जो ड्यूटी की है, हम लोगों को समाज ने कोरोना योद्धा के नाम से सम्मानित किया। लेकिन हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार भी हमारी तरफ ध्यान दे, और हम कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं। 24 और 25 को भी चला था जी, तो किसी अधिकारी से वार्ता हुई आपकी? देखिए 23 और 24 और 25 तक हमारा जो धरना शांतिपूर्वक था वो चला था, और हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते रहे। लेकिन कोई भी हमारे पास ना तो सरकार का अधिकारी प्रशासन से आया, और ना ही हमारी कंपनी ने कोई हमारे लिए सत्वाना दी। आज कोई आया? आज भी कोई नहीं आया, लिहाजा हम लोगों को मजबूरन बैठना पड़ा धरने पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जनपद के मीरापुर क्षेत्र में स्थित संबलहेड़ा पंचमुखी महादेव मंदिर में बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन कर हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाले 3 युवकों की पुनः हिंदू धर्म में वापसी कराई तथा तीनों युवकों के मुंडन व गंगा जल से स्नान के बाद उन्हें बुद्धि शुद्धि यज्ञ में शामिल करते हुए उनके पुनः हिंदू धर्म ग्रहण करने पर उनका स्वागत किया। संगठन कार्यकर्ताओं के अनुसार कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा 3 हिंदू युवकों अमित, रोशनलाल व अरविंद को पैसे का लालच देने के साथ साथ डरा धमकाकर क्रमशः अब्दुल्ला, रोशन अली व अकबर बनाकर इस्लाम धर्म ग्रहण करा दिया गया था। लेकिन जैसे ही हिंदू जागरण मंच की टीम को इस कुकृत्य का पता लगा तो उन्होंने निजी तौर व प्रशासन के माध्यम से सभी लोगों को जिहादियों के चुंगल से निकालते हुए
उनकी पुनः घर वापसी कराई तथा सोमवार को संभलेड़ा स्थित पंचमुखी शिव मंदिर में बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन कर विधि विधान से पुनः हिंदू धर्म ग्रहण कराया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए हिंदू जागरण मंच जिला अध्यक्ष नरेंद्र पवार ने बताया। हिंदू जागरण मंच लक्ष्मी नगर के द्वारा हमारे जिले में 3 हिंदू समाज के युवक जिन्हें बहका फुसलाकर और लालच देकर और डराकर धमकाकर हर तरह के छल कपट से कुछ जिहादियों द्वारा धर्मांतरण किया गया था। हिंदू जागरण मंच की टीम द्वारा अपने उन भाइयों का आज संबलहेड़ा गांव में पंचमुखी शिव मंदिर पर शुद्धिकरण और घर वापसी का कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं जिहादी मानसिकता वाले विधर्मियों को, अगर हमारे किसी हिंदू भाई को बहकाने, फुसलाने, बरगलाने की या धर्मांतरण कराने की कोशिश की तो ये जो हमारे हिंदू जागरण मंच के जो हमारे कार्यकर्ता हैं ये उन्हें उनकी भाषा में जवाब देने का कार्य करेगा। अध्यक्ष जी, क्या मानते हैं मुजफ्फरनगर को ही गढ़ बना लिया गया है? देखिए, विदेशी ताकतों का इसमें हाथ है। बाहर विदेश से बड़े स्तर पर फंडिंग हो रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले को उन्होंने अपना गढ़ बनाया हुआ है। मुजफ्फरनगर जिला इनका अड्डा बन चुका है। प्रशासन को नींद से जागने की जरूरत है और ऐसे विधर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि हमारे जिले में अमन चैन कायम रहे। नहीं तो हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता इनकी चमड़ी उधेड़कर और उनकी चमड़ी में घुस भरने का विगत 15 जुलाई को मुजफ्फरनगर में जानसठ क्षेत्र के गांव अरहोड़ा के जंगल में कुछ लोगों द्वारा पूर्व ग्राम प्रधान मांगेराम को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था तथा हत्या के बाद शव को पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया गया था। इस मामले में मृतक के परिजनों ने 5 लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। वह पुलिस तभी से इन हत्यारों की गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत थी। सोमवार को जानसठ पुलिस को मुखबिर खास के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि नामजद हत्यारों में से एक गोविंद क्षेत्र के गांव काटका के जंगल में स्थित एक ट्यूबवेल पर मौजूद है, जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी करते हुए गोविंद को आत्मसमर्पण के लिए कहा, परंतु गोविंद ने पुलिस दल पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस दल द्वारा बहादुरी का परिचय देते हुए पीछा कर गोविंद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा व 6 कारतूस तथा घटना के समय प्रयोग किए गए कपड़े पुलिस ने बरामद किए हैं। अभियुक्त द्वारा अपना अपराध कबूल कर लिया गया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी देहात श्री अतुल श्रीवास्तव ने बताया। देखिए, 15 जुलाई को एक अरहोड़ा गांव के पूर्व प्रधान मांगेराम जी की सनसनीखेज हत्या सुबह ही कर दी गई। पहले उनकी हत्या की गई, उसके बाद शव को जलाने के लिए उसमें पेट्रोल डाल करके आग लगाई। इस सनसनीखेज हत्या का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें 5 अभियुक्तों को नामजद किया गया था, जिसमें पूर्व रंजिश की बात आई थी। उसमें एक अभियुक्त को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। आज उसका जो मुख्य अभियुक्त है गोविंद उर्फ गोविंदा, उसकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस मुठभेड़ हुई है, उसमें उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस वगैरह बरामद किए गए हैं। विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि किन कारण से उसने हत्या की है। अभी तक जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसमें ये तथ्य प्रकाश में आया कि गोविंद और गोविंदा के पिता की भी हत्या हुई थी, उसी का बदला लेने के लिए इसने हत्या की है। लेकिन अभी भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है और जानकारी की जा रही है कि आखिर कौन सी तात्कालिक परिस्थितियां थीं जिनके कारण ये हत्या 20 साल के बाद की गई है और इस घटना में कौन कौन लोग संलिप्त हैं इसके बारे में भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की। सर, क्या पूछताछ हुई है? पूछताछ में क्या बताया है इसमें कि क्या अकेले घटना को अंजाम दिया? जैसा मैंने अभी बताया कि विस्तृत पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर हम लोग करेंगे। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 26 जुलाई को इस वर्ष प्रारंभ हुए श्रावण मास का पहला सोमवार था। वैसे तो भगवान शिव को सोमवार का दिन व श्रावण मास दोनों ही प्रिय हैं, लेकिन यदि श्रावण मास में भी सोमवार का दिन हो तो यह संयोग सोने पे सुहागा जैसे हो जाता है। 26 जुलाई को श्रावण मास का पहला सोमवार होने के कारण नगर के सभी शिवालयों में भगवान शंकर का जलाभिषेक करने हेतु श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा तथा नगर की हृदय स्थली शिव चौक पर तो प्रातःकाल से ही भगवान शंकर के भक्त कतारबद्ध होकर भगवान शंकर का जलाभिषेक करने हेतु अपनी बारी की प्रतीक्षा करते नजर आए। मुजफ्फरनगर शहर के मध्य में स्थित शिव चौक की न केवल जनपद बल्कि दूर दूर तक भगवान शंकर के भक्तों के बीच विशेष मान्यता है तथा कावड़ मेले के दौरान भी नगर का शिव चौक हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे शिव भक्तों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है तथा प्रत्येक शिव भक्त शिव मूर्ति की परिक्रमा करने के बाद ही अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करता है। इस पावन स्थली की महत्ता के विषय में जानकारी देते हुए एक महिला श्रद्धालु व शिव चौक के पुजारी ने बताया। हाँ मैम, आप शिव मूर्ति पे आई है और आज सावन का पहला सोमवार है, जलाभिषेक किया, क्या कैसे बताएं? बहुत अच्छा लगा, सुविधा बहुत अच्छी लगी। थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग भी हो गई है और हमने जल भी अच्छे से चढ़ा दिया, वरना हम जब लास्ट ईयर आए थे तो हमें बहुत ज़्यादा भीड़ लगी। अच्छा मैम, 2 साल से कोरोना चल रहा है महामारी, तो बीच में भी बड़ा डिस्टर्ब रहा, शिवरात्रि नहीं मना पाए लोग, तो किस तरह की अनुभूति हो रही है आज जलाभिषेक करते हुए? लास्ट ईयर से मतलब अच्छा लगा। लास्ट ईयर तो कुछ भी नहीं कर पाए थे, सब हमने अपने घर में ही छोटा शिवलिंग बना के उसी पे जल चढ़ाया था। इस बार हमें मौका मिला है। क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? यही करते हैं कि काम तो सब होने चाहिए, लेकिन ये है कि कोरोना का जो भी है उन नियमों का पालन करते हुए अपनी पूजा पाठ करें। क्या मांगा भगवान जी से? बस घर में सुख शांति रहे, बच्चे स्वस्थ रहे, सभी स्वस्थ रहे, सारे भारत के वासी हमारे, यही अपील करते हैं हम तो, यही प्रार्थना है हमारी भोलेनाथ से। सावन का पहला सोमवार है, किस तरह की व्यवस्था गंगा जल को जलाभिषेक करने के लिए क्या रखी है? आज सावन का पहला सोमवार है, आज 26 जुलाई को, और आज जो हमारी बहनें आती हैं, कुंवारी बहनें आती हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण त्यौहार है जी, जिसमें अगर कुंवारी कन्याएँ, कुंवारी लड़कियाँ अगर व्रत स्थापना करती हैं तो उनको अच्छा वर प्राप्ति के लिए ये अच्छा सहयोग है जी। मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की हुई है? हमारे मंदिर प्रशासन और प्रशासन की तरफ से पुलिस ने अपने यहाँ पे, जैसे पुलिस प्रशासन में सैनिक, उनके सिपाही वगैरह, उनकी व्यवस्था कि भाई यहाँ पे इतनी भीड़ लगी रहती है, यहाँ पे इतनी भीड़ है, रश है, भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो उसके लिए प्रशासन ने बहुत व्यवस्था की है। सोमवार को कारगिल दिवस के अवसर पर नगर के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने नुमाइश मैदान पहुंचकर अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 26 जुलाई 1999 को आज ही के दिन भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए सभी पाकिस्तानी घुसपैठियों को अपनी सीमा से बाहर खदेड़ते हुए हिमालय की चोटियों पर फिर से तिरंगा लहराकर कारगिल युद्ध के दौरान शुरू किए गए ऑपरेशन विजय को समाप्त किया था और तभी से 26 जुलाई का दिन भारत के इतिहास में सेना के अदम्य साहस एवं शौर्य की गाथा को दर्शाता है तथा हर भारतीय इस दिन को कारगिल दिवस के रूप में मनाते हुए इस युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को नमन कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को दर्शाता है। इस अवसर पर मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी व एसएसपी के अलावा अन्य अधिकारियों ने भी शहीदों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने बताया। जनपद मुजफ्फरनगर में आज सभी अधिकारियों द्वारा कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है हमारे जवानों को, जिन्होंने देश के लिए परम आहुति दी थी। और इसी के क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर में जिन जगहों पर कार्यक्रम किया जा रहा है, उसी क्रम में आज हमारे द्वारा जिलाधिकारी द्वारा सभी अधिकारियों द्वारा कुछ दिनों पूर्व नगर के रेलवे रोड पर एचडी पब्लिक स्कूल के सामने नगर पालिका द्वारा बनाए गए रैन बसेरे का टीन शेड तेज बारिश के कारण गिर गया था, जो आज तक भी जस की तस अवस्था में पड़ा है, जिस कारण इस टीन शेड के नीचे खराब मौसम के कारण
आसरा लेने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तथा लोगों द्वारा इस रैन बसेरे को ठीक कराने की मांग लगातार नगर पालिका प्रशासन से की जा रही थी। सोमवार को इस मामले में जिला प्रशासन ने पहल करते हुए इस रैन बसेरे को पुनः व्यवस्थित करने के विषय में नगर पालिका ईओ को निर्देशित किया है तथा नगर पालिका द्वारा शीघ्र ही इस रैन बसेरे का पुनर्निर्माण करा दिया जाएगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने बताया। तो साई धाम के सामने एक रैन बसेरा अस्थायी रूप से जाड़े के दिनों में बनता है नगर पालिका से, और उसको हम लोगों ने हटवाते नहीं हैं क्योंकि उस पर पब्लिक कोई ना कोई आके वहाँ पे रुकती है। आज वो बरसात में संभवतः टीन शेड जो है पीछे से गिर गया और उसमें ईओ की जिम्मेदारी थी। ईओ को हमने निश्चित किया हुआ है कि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन चूँकि उसमें बरसात चुकी है तो कोई ना कोई परिवार नीचे उसमें आके अपना बसेरा करते हैं, तो ईओ को बता दिया गया उसको बढ़िया से सेट करा दें ताकि उसमें कोई किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। पिछले कई दिनों से मुजफ्फरनगर के वहल्ला में स्थित दिगंबर जैन मंदिर की प्रबंध समिति के विभिन्न पदों हेतु चुनाव प्रक्रिया जारी है तथा प्रबंध समिति के 20 सदस्यों का चुनाव हो चुका है। सोमवार को प्रबंध समिति के महासचिव पद हेतु विभिन्न सदस्यों ने मतदान किया। इस पद हेतु 2 प्रत्याशी राजकुमार जैन व राहुल कुमार एडवोकेट मैदान में हैं। सोमवार को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हुए मतदान में दोपहर 12 बजे तक 141 सदस्य अपने मत का प्रयोग कर चुके थे। यह मतदान दोपहर 2 बजे तक चला व मंगलवार को सुबह 10 बजे मतों की गिनती के पश्चात विजयी प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए निर्वाचन समिति के एक सदस्य ने बताया। ये वहलना दिगंबर जैन कमेटी की प्रबंध समिति के चुनाव हैं जिनमें 20 लोग निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और आज महासचिव पद के लिए मतदान है जिसमें 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। इधर प्रत्याशी श्री राजकुमार जैन और एडवोकेट राहुल कुमार जैन। मतदान किस टाइम शुरू हुआ, कब तक? मतदान 8 बजे शुरू हुआ, 2 बजे तक चलेगा और अब तक 141 वोट पड़ चुके हैं। जो मतदान खुलने का टाइम है वो कब है, किस दिन होगी? मतगणना कल होगी सुबह 10 बजे से मतगणना समाप्त होगी। वैसे तो हिंदू धर्म में खंडित मूर्तियों की पूजा को निषेध माना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी भारतवर्ष में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां खंडित शिवलिंगों को बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा जाता है। आज ऐसे ही एक शिवलिंग की पौराणिक कथा के विषय में हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के नाम से सभी प्रदेशवासी भली भांति परिचित हैं, क्योंकि यह जनपद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद होने के साथ साथ अनेक जैन व हिंदू धर्माचार्यों की तपस्थली भी रहा है। आज की यह कथा कौशाम्बी जनपद में शक्तिपीठ माता शीतला धाम के निकट गंगा तट पर स्थित महाकालेश्वर मठ की है, जहां स्थापित खंडित शिवलिंग की पूजा सभी लोग बड़े ही भक्तिभाव से कर अपनी मनचाही मुराद पाते हैं। प्राचीन किदवंती के अनुसार महाभारत काल में इस क्षेत्र को कड़ाधाम कराकटोक वन के नाम से जाना जाता था तथा अपने अज्ञातवास के समय पांडुपुत्रों ने इस वन में कुछ समय व्यतीत किया था और उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर उसकी पूजा अर्चना की गई थी। कालांतर में यह कड़ाधाम ही महाकालेश्वर मठ बना तथा आला उदल के गुरु उमराव गिरी जी महाराज उर्फ नागा बाबा यहाँ के महंत बने। इस मंदिर के इतिहास के अनुसार मुगल काल में जब औरंगजेब ने भारतीय मंदिरों को तहस नहस करना शुरू किया तो उसके सैनिकों ने इस मंदिर को भी तोड़ने के लिए यहाँ धावा बोल दिया, जिसे देखकर नागा बाबा ने भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ की। परंतु औरंगजेब के सैनिक पल पल नजदीक आ रहे थे, जिसे देखकर नागा बाबा क्रोधित हो गए तथा क्रोध में अपने फरसे से शिवलिंग पर पहला वार किया, जिस कारण शिवलिंग से खून की धारा निकलकर गंगा जी में विलीन हो गई तथा दूसरी बार प्रहार करने से दूध की धारा निकली तथा वह भी गंगा जी में मिल गई। परंतु जब बाबा ने शिवलिंग पर तीसरा प्रहार किया तो शिवलिंग से मधुमक्खियों का एक झुंड निकला, जिसने सैनिकों पर हमला कर दिया तथा अधिकांश सैनिकों को मार गिराया। वह बाकी बचे सैनिक किसी प्रकार अपनी जान बचाकर वहां से भागे
और तभी से यह शिवलिंग खंडित रूप में ही लोगों की आस्था का केंद्र बन गया तथा जनपद ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग यहाँ आकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक श्रद्धालु व मंदिर के महंत जंगल बाबा ने बताया। कहते हैं खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, आप लोग यहाँ पास आते हैं मूर्ति खंडित की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ खंडित की पूजा बहुत बोलते हैं बहुत चढ़ाई आ गया था। भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनकी चिंगारी जितनी टाइम मारा भोले बाबा ने खूब मारा इस बात को, चिंगारी इतनी जल गई चिड़िया को लोग सब भाग गए यहाँ से, कोई भी यहाँ फिर नहीं बचा, सब निकल गए यहाँ से छोड़ के। भोले बाबा की नागा बाबा की कृपा थी। यहाँ पास कितने दूर दूर से लोग आते हैं? यहाँ तो कोई था नहीं, कहाँ कहाँ के लोग आते हैं यहाँ पर। ये मानी हुई हस्ती है, यहाँ मानी हुई है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा आदमी आते हैं। यहाँ पर लगाव है भोलेनाथ से। ये बात नाम बताइए। नाम हरिलाल साहू दीदी है। क्या होती है, किसके द्वारा स्थापित की गई है और मूर्ति कैसे खंडित हो गई है? ये मूर्ति जो है कलेश्वर नाथ जी, पहले भीमसेन आए। भीमसेन पांचों भाइयों पांचों पांडवों में कुछ झगड़ा हो गया था, इसलिए भीमसेन पहले आए। फिर कुछ दिन के बाद पांचों भाई पांचों पांडव आकर के कलेश्वर नाथ जी की मूर्ति स्थापित किए। और फिर औरंगजेब चढ़ाई किया, किला कालिंजर सगले मूर्ति फोड़ते थे। या तो यहाँ करके जब टाँकी लगाए तो उससे बरैया निकल पड़ी। नागा बाबा बोले कि हमको बचाइए, तो इसी में कलेश्वर नाथ जी के बरैया निकली मूर्ति से और बड़े बड़े भाला लेके महात्मा निकले, इसलिए पूरी सेना के लपट गए। तो नाला के वो पार लोग या पार नहीं आ पाए सेना। तो फिर मंदिर बच गया था। तो कितनी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं? ये लोग पूरे जौनपुर जिला, बनारस और बांदा, प्रतापगढ़ सभी लोग शीतला धाम आते हैं और कलेश्वर नाथ जी दर्शन करते हैं। यहाँ कुछ पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर जो मानते हैं शिव जी उसको पूरा करते हैं। हाँ, प्रमाण है कि जो अच्छी तरह से पूजा करते हैं 2-3 घंटा उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कोई बाधा भूत बाधा कोई मतलब सब कृपा कर देते हैं। नाम बताइए। हमारा नाम जमुनानंद जंगल बाबा, कलेश्वर नाथ, कलेश्वर घाट। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।